ये इसकी नीड, इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स तो हो गए थे ना। इसके अलावा इसके बाद थोड़ा मैंने ऑर्गन्स के बारे में कवर कर लिया था। आज थोड़ा हम जानेंगे कि जो यूएनओ है ना, इस यूएनओ में जो इनके ऑर्गन्स हैं, इनके कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं और इन्हीं की वजह से इनकी इम्पोर्टेंस बनी हुई है ना। बट कुछ ऐसे हैं जिनके काम जो है सिर्फ नॉमिनल रहते हैं, नाम मात्र के होते हैं, इतने इफेक्टिव नहीं होते, तो उसमें कहना मैं थोड़ा जान लूँ, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर यूएनओ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं पूछता हूँ हर्ष यादव, आप बताओ जरा, जो यूएनओ का जो ऑर्गन है उसमें से कौन सा ऑर्गन बीच में क्या नेट चला के रखे? आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए आप एक बार। ऑडियो और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर? हेलो। अभी क्लास जरा कंफर्म कर दो, मेरी ऑडियो और जो स्क्रीन शेयर प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही? हेलो। ये हर्ष, दीपिका, ये मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपके पास? तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूं अगर प्रॉपर आवाज आ रही है तो? बताओ। हेलो। आई थिंक सारे बच्चे अब आ गए हैं, स्टार्ट कर देते हैं एक बार इसका करने के लिए। हेलो। एक बार मैं कंफर्म कर दो, ये क्या नाम है, आवाज आ रही है प्रॉपर? और ये इंटरनेट का इशू तो नहीं क्यों हो रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो इसका मेन फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपका, इसे मैं आपको बताया था कि इसमें तीन मेन ऑर्गन होते हैं, वैसे बाकी भी हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो एक ये है, जनरल असेंबली। दूसरा आपका सिक्योरिटी काउंसिल है। और आपका फिर आपका आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। ये जो है ये तीन आपके ज्यादा मेन होते हैं। ये बच्चे काफी लेट ज्वाइन करते हैं क्लास, क्या बात है? इनको टाइमिंग का नहीं पता क्या? बार बार ज्वाइन हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं। चलो भाई देखो, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर हम, ये दो तेज वर्मा कौन है, दो आईडी से लॉग इन कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल असेंबली की, है ना। ये यूएनओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो जितनी भी मेजर मीटिंग वगैरह होती हैं वो उसके अंडर रहती हैं। कोई भी मान लो अगर पूरी दुनिया में किसी भी कोने में अगर मान लो कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है और वो ग्लोबली काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर डिस्कस करना, है ना, और जितना हो सके उस प्रॉब्लम को पीसफुली सेटल करने का काम जो है वो जनरल असेंबली करती है। मैंने आपको क्लास क्लास बताया था, जो जनरल असेंबली। हेलो। हेलो। ये बाबा नेट का काफी इशू हो रहा है भाई।
ये तो बड़ी दिक्कत है। कौन कौन बच्चे आ गए? हेलो। एक बार मुझे कंफर्म कर दो, ये अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही नेट की? ये आवाज वगैरह वॉइस प्रॉपर क्लियर है मेरी? एक बार कंफर्म कर दो भाई। हर्ष, ईशा, मेरी आवाज प्रॉपर क्लियर आ रही है आपको? और स्क्रीन शेयर प्रॉपर हो रही है? हेलो। अरे कोई तो कंफर्म करो भाई। संदेश, शिवानी। सर आज आज ही बीच में सर काफी। बोलो। चलो ठीक है। देखो भाई, अभी हमने यहाँ पे बताया तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये जनरल असेंबली के बारे में, है ना? ये बेसिकली क्या है, एक तो क्या नाम है पूरा, जितने भी दुनिया भर में इशू चल रहे हैं उनके लेकर के डिस्कस करता है ये। साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को पीसफुली सेटल करता है ताकि वर्ल्ड में एक सिक्योरिटी जो है इंश्योर हो जाए। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि जितने भी क्या नाम है नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनको अपॉइंट करता है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल के हों या इकोनॉमिक सोशल काउंसिल हो। इनके जो मेंबर हैं इनको अपॉइंट करने का काम किसका होता है? ये जनरल असेंबली का। यानी कि ये एक तरह की इलेक्टोरल बॉडी की तरह भी काम करती है ये। यानी कि लॉ वगैरह भी बनाती है, मीटिंग भी करती है। साथ में ये इलेक्टोरल बॉडी है जो कई सारे मेंबर्स को इलेक्ट करती है। इसमें इसकी सिक्योरिटी काउंसिल हो गया और इकोनॉमिक सोशल मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो सेक्रेटरी जनरल होता है आपका, ये जो मैंने आपको बताया ये, इसके जो मेंबर हैं, इसके जो सेक्रेटरी जनरल है, इसको भी अपॉइंट करने का काम किसका होता है? जनरल असेंबली का होता है ना? बाकी जो इन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके जज वगैरह होते हैं, उन जजेस को भी अपॉइंट करने का काम जो है आपका ये जनरल असेंबली करता है। इसके अलावा जितने भी इश्यूज होते हैं उनको रिकमेंड करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन अगर हमें ढूंढना है, और वो सोल्यूशन जो है प्रॉपर जितने भी 193 मेंबर हैं, कितने, 193 जो मेंबर हैं, उनके रिकमेंडेशन की बेस पर के बाद में एक म्यूचुअल जो है सॉल्यूशन निकाला जाता है। और उस सॉल्यूशन की बेस पर सभी कंट्री क्या करती हैं? एग्री करती हैं। ठीक। तो ये जो असेंबली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक पार्लियामेंट की तरह काम करती है यूएनओ की। साथ में इलेक्टोरल बॉडी भी यही है। ठीक है। इसके अलावा यूएनओ का जो बजट होता है, कि भाई मान लो जो भी मीटिंग वगैरह होगी, या अगर मान लो किसी कंट्री पर कोई अम, एक क्या कहते हैं कार्रवाई बैठानी है, कुछ भी करना है, तो उसको लेकर के जो भी फाइनेंशियल में डिसीजन होंगे, सारे बजट वगैरह जो है ये पार्लियामेंट ही यानी कि जनरल असेंबली जो है बजट वगैरह इशू करती है। ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था कि यूएनओ में जो बजट होता है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो यूएसए का होता है। ठीक है। यूएसए जो है ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। अब और इसी वजह से जो है हम देखेंगे, अगर कोई कंट्री यूएनओ में ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें उस कंट्री का काफी डोमिनेंस रहेगा। इसलिए यूएनओ की कितनी भी, अब कोई सा भी जो ये 6 ऑर्गन दे रखे हैं, इन ऑर्गन में कोई से भी ऑर्गन को ले लो, इन सब में अमेरिका का डोमिनेंस काफी हद देखने को मिलता है ना? इसके अलावा अगर बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, ये क्या है, एक तरह से यूएनओ का दिल की तरह, एक हार्ट की तरह है जो 24 घंटे और सातों दिन काम करता है ये ना। ये एक सेकंड के लिए भी जो है समय बैठता। बाकी इसमें देखा मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ल्ड में जो पीस मेंटेन किया जाता है वो इस सिक्योरिटी काउंसिल की वजह से ही है। लेकिन अगर हम बात करें आज के डेट में, जो यूएनओ के जो ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, ये इतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर है काफी लंबे टाइम से चल रही है, अभी इसको कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है ना? लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि जो आपका ये सिक्योरिटी काउंसिल है ये कई सारे इश्यूज को रिसॉल्व करता है ना? अगर मान लो कोई कंट्री, जैसे अभी देखें, अगर कल को मान लो अमेरिका ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, तो इस हिसाब से तो यूएनओ को क्या करना चाहिए? उस पर मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। बट अमेरिका को छोड़ करके वो बाकी किसी भी कंट्री पे जो है मिलिट्री एक्शन ले लेता है ना? इसके पास अपनी खुद की एक पीस कीपिंग फोर्स है, यानी कि अपने पास इसके पास खुद की एक आर्मी है जो वर्ल्ड में पीस मेंटेन रखती है। अगर मान लो कोई भी कंट्री वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब करती है तो वो उस पर मिलिट्री एक्शन कर सकता है। और इसके लिए क्या करेगा? पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा। और इस फोर्स में जो सोल्जर्स होते हैं, ये 193 मेंबर हैं, ये इन्हीं कंट्री से क्या नाम है लिए जाते हैं।
इसलिए इंडिया के भी कई सारे सोल्जर जो है इस पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा है। तो इंडिया ने भी स्टार्टिंग से यूएनओ की हर टाइप की जो मिलिट्री एक्शन है, जो ऑपरेशन है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडिया का मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल है यूएनओ के अंदर। ठीक है। इसके अलावा इम्पोज सैंक्शन ये सभी लिखा होगा। रूस पर अमेरिका ने कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सैंक्शन लगाए हैं। तो वो जो सैंक्शन लगाए गए हैं, यूएनओ के जो 193 मेंबर हैं की एग्रीमेंट की बेस पर, उनके सपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है, सैंक्शन लगाया है ना। इससे ये रहता है कि अगर कोई कंट्री अपनी पावर का मिसयूज करती है तो उस पर सैंक्शन क्या लगाते हैं कि मान लो इस कंट्री से कोई ट्रेड नहीं करेगा। जैसे आज की डेट में हम ये देखें कि भाई हम्म, आपका जैसे सऊदी अरब का ले लेते हैं एग्जाम्पल, या इराक इराक का, ईरान का ले लेते हैं। इन कंट्री पे क्या कर रखा है, अमेरिका भी सैंक्शन लगा देता है ना। और इंडिया पर तो उल्टा हो क्या कर दिया, सैंक्शन लगा दिया है ये बोल करके कि हम रूस से ऑयल खरीद रहे हैं। अगर रूस से हम ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका ने क्या किया, इंडिया पर कई सारे 50% का जो टैरिफ है वो भी लगा सकता है। तो यानी कि दिखाता है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये किसी भी कंट्री पर सैंक्शन लगा सकती है इन केस अगर वो किसी भी तरह के वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब करता है। लेकिन जो सैंक्शन लगाया जाता है ना कहीं आपको एक तरह का बायस देखने को मिलेगा, कि ये हमेशा अमेरिका के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवाइस पर काम करता है। अगर अमेरिका बोलेगा कि हाँ इस कंट्री पर सैंक्शन लगाया जाए तो वो कर लगाएगा, अदरवाइज सैंक्शन लगाने को इंपॉर्टेंस नहीं बनता है। इसके अलावा अगर मान लो यूएनओ का कोई कंट्री का मेंबर बनना चाहती है, जो चाहती है कि मैं वर्ल्ड पीस एस्टेब्लिश करूं, है ना, यूएनओ का पार्ट बनूं, तो अगर कोई मेंबर इसका पार्ट लेना चाहता है तो उसमें भी जो सिक्योरिटी काउंसिल है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने भी आपको बताया था कि नए वर्ष को अपॉइंट करने का काम किसका है, जनरल असेंबली का है। ठीक है, जनरल असेंबली। बट जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, उसमें देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अगर इसको लगेगा कि जो कंट्री है मेंबर बनने के लायक है ना, डिजर्व करता है, या अमेरिका की वोटिंग फैसले ले रही है, तभी उस कंट्री को मेंबर बनाया जाएगा, अदरवाइज मेंबर नहीं बनाया जाएगा। यानी कि भले ही जनरल असेंबली मेंबर को इलेक्ट करे, बट उस इलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल में कौन से मेंबर, तो इसमें आपको पता है 15 मेंबर होते हैं, और इसमें से 5 मेंबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बाकी के 10 तो सिर्फ बस है ना मैं कहने के लिए ही है ना, ये 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जो 5 मेंबर हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर मान लो वो मेंबर सही है, तभी हम क्या करेंगे, उसको क्या नाम है इसका मेंबर बनाएंगे। जैसे अभी अगर बात करें, नॉर्थ कोरिया भी इसका मेंबर बनना चाह रहा था, या नाम मीटिंग में पार्ट लेना चाह रहा था, लेकिन 5 मेंबर के दबाव से और बाकी के जो मेंबर हैं, सीधी सी बात है, इनके अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो ये 5 मेंबर जो हैं किसी भी मेजर डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी एक था पाकिस्तान में तो वैसे ही पता ही है, एक टेररिस्ट फैक्ट्री है, तो वहां का क्या नाम है, टेररिस्ट था, उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना था। तो ऐसे में हुआ क्या, 5 में से सबने तो एग्री कर दिया, बस एक ने क्या नाम मना कर दिया, वो था चाइना। उसने यानी कि चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान में जो टेररिस्ट था उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया, तो वो डिक्लेयर नहीं हुआ। सोचो, एक आतंकवादी को क्या नाम है ग्लोबली क्या नाम है टेरर डिक्लेयर करने के लिए भी हमें एक बिल लाना पड़ रहा है, और उसमें भी कुछ कंट्री क्या करती हैं, अपने इंटरनेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसका मतलब यूएनओ अगर मान लो कोई भी इंपॉर्टेंट काम करेगा, तो उस केस में जो 5 मेंबर हैं, इनमें से अगर कोई भी अगर एक मना कर देगा, तो उस पर हम बिल पास नहीं करते, या उसको हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए 5 मेंबर यूएनओ की हर एक मीटिंग का, डिसीजन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ऐसे में उसकी मीटिंग को मतलब नहीं रह जाता है। आगे पढ़ेंगे कि अगर ये 5 मेंबर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उनको हटा देना चाहिए, लेकिन इनको हम हटा नहीं सकते। वो क्यों नहीं हटा सकते, ये आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले बताओ, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों में जो फंक्शन है समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ भाई, बोलो। हाँ भाई क्लास, अगर आपके यहाँ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स आएगा तभी पता चलेगा। ऑनलाइन क्लास में तो वही है, जब तक आप वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो अब हमारा जो है वो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी कंट्री ले लो है ना, जैसे मान लो एक इंडिया है एक तरफ पाकिस्तान है। अब इनको जो है कश्मीर को लेकर के है ना प्रॉब्लम चल रही है। अब ये दोनों क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोर्ट के पास जाएंगे, है ना। लेकिन कोर्ट जो है तभी फैसले सुनाएगा जब दोनों कंट्री क्या करेंगी, एग्री करेंगी। यानी जब तक दोनों कंट्री कश्मीर के इशू को लेकर के एग्री नहीं होंगे,
तब तक जो है वो जो कोर्ट है वो डिसीजन नहीं सुनाएगा। और प्लस मान लो इसने कोई फैसला सुनाया, कोई डिसीजन दिया, अब मान लो इंडिया ने तो उसको एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, और पाकिस्तान ने में डिसएग्री कर दिया, तो हम पाकिस्तान पर फोर्स नहीं कर सकते। यानी कि इसके किसी भी डिसीजन को मानना ना मानना वो कंट्री पर डिपेंड करता है। यानी कंट्री फोर्सफुली मतलब नहीं रहेगी, उसको कहना है किसी तरह का जो ऐसा नहीं है मतलब कोर्ट ने बोल दिया तो हम कहना है हाँ खरीदेंगे। ठीक है। इसलिए ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सिर्फ एक नॉमिनल हेड होता है। बस इसलिए बनाया गया है कि जितने भी अगर मान लो कोई डिस्प्यूट्स हैं उनको लीगली सॉल्व किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एडवाइस वगैरह देना, यानी यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है एडवाइजरी, यानी बस ये सलाह है किसी भी इशू पर मान लो अपना व्यू देगा, उसका मानना ना मानना वो कंट्री पर डिपेंड करता है ना। बाकी ये दिखता है कि इंश्योर करता है कि जितने भी इंटरनेशनल लॉ है उनको सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जजेस जो हैं, इसमें जो जज होते हैं इनको क्या नाम है इलेक्ट कौन करता है, जनरल असेंबली। लेकिन किसकी एडवाइस पर, सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइस पर, ये ध्यान देना भी। जज जो होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइस पर जनरल असेंबली क्या है इलेक्ट करती है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया भाई, चलो ये बताओ क्लास। हाँ जी। अभी कौन कौन आया है, ये सब है, तेजस है, स्नेहा, शिवानी, यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई डाउट किसी तरह का? बोलो भाई। दीपिका, हर्ष, ईशा, खुशबू, बताओ भाई। कंफर्म करो जरा वहां से, मैं समझ तभी समझ में आएगा ना कि आपने क्लियर हुआ डाउट की नहीं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा फिर। दीपिका, मुझे लग रहा है शायद आप लोग क्लास सीरियसली ले नहीं रहे ऑनलाइन भी। जो यहाँ टॉपिक समझा रहा हूँ इनमें से क्या नाम है एग्जाम में आते भी हैं, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। बोलो भाई, दीपिका, हर्ष, संदीप, शिवानी, तेजस, आगे से ऋषभ। समझ ले। बस एक ही बच्चे का रिप्लाई आया है, ऋषभ। समझ में आया तक? जरा पहले सारे अपने कैमरे ऑन करो भाई। हाँ जी। मुझे लग रहा है सब क्या नाम है साइड में गेम खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बताओ भाई यहाँ तक कंफर्म है? अरे चैट मत करो, ये सीधा बोलो चैट। किसका है, तेजस का रिप्लाई आया अभी तक बस एक। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? हेलो। अच्छा, एक बच्चे ने बोला है कि सिक्योरिटी काउंसिल एक बार फिर से बता दो। चलो ठीक है। देखो, सिक्योरिटी काउंसिल ना, ये मान लो एक तरह से जैसे इंडिया में हमारा वो होता है ना, क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हो गए, है ना, और मतलब और हमारे डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो क्या है इंडिया में, इंडिया के अंदर और क्या नाम है पूरे ग्लोबली या इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी इशू होते हैं उनके लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। दुनिया भर में जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना, उन लड़ाइयों को क्या नाम है पीसफुली सेटल करने का काम किसका होता है, सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल नहीं होगी तो सीधी सी बात है, अगर कोई कंट्री यूएनओ के रूल्स को अगर वॉलेशन करती है, उन रूल्स को अगर ब्रेक करती है, तो ऐसे में ही सिक्योरिटी काउंसिल ही उसको पनिश करेगी। उस पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का काम भी कौन करता है, सिक्योरिटी काउंसिल करता है ना। जैसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया था, जो क्या नाम है इराक पर क्या था, आपने वैसे चैप्टर तो करना वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन एग्जांपल ले लेते हैं। इराकी फ्रीडम क्या था, यहाँ पर जो सद्दाम हुसैन है उसने अटैक कर दिया था, मतलब अटैक मतलब उसका कंट्रोल था। तो उस सद्दाम हुसैन से इराक को क्या नाम है आजादी दिलाने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था। तो जो मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था वो कहने के लिए तो अमेरिका की लीडरशिप में था, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसी ने परमिशन दी थी कि हाँ हमें जो है इराक पर जो है मिलिट्री एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। तो कहने मतलब ये जितनी भी मिलिट्री ऑपरेशन होती है ग्लोबली या किसी कंट्री अगेंस्ट, तो उसमें ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसको हम कहना बोल सकते हैं UN SC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्या करता है, वहां पर एक तरह से उसको मेंटेन करता है कि भाई वहाँ पीस मेंटेन रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे, किसी भी तरीके से ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन ना हो, है ना। इसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उनको क्या नाम है सॉल्व करना, ये इसका मेन है। यानी इतना जान लेना, मिलिट्री ऑपरेशन चलाना यानी मिलिट्री एक्शन लेना,
वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी मैनेज करने का जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? वो सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। ठीक है। और जितने मेंबर हम क्या नाम है इलेक्ट करते हैं जनरल असेंबली की हेल्प से, उन सब में सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ज़्यादा समझ में आ गया? बताओ भाई, अब आगे बढ़े। बताओ। हाँ भाई तेज, समझ में आ गया सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब? बस इतना जान लेना, इसमें क्या नाम है 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 5 10 जो है आपके नॉन परमानेंट होते हैं। 5 मेंबर जो हैं वो जब से आपने बनाया तब से लेकर के आज तक जो है परमानेंट है, इनको कोई हटा नहीं सकता, इनके पास वीटो पावर होती है। और इस वीटो पावर का ये क्या करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। और जो 10 मेंबर हैं ये सिर्फ 2 साल के लिए क्या होते हैं, बार बार इलेक्ट किए जाते हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि भाई इंडिया को भी जो है परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, है ना? क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि भाई इंडिया जो है इसका स्टार्टिंग का मेंबर है। हमेशा से इंडिया ने क्या किया है, इसकी जो मिलिट्री एक्शन है, जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं उसमें साथ दिया है। और इंडिया की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें एक तरह से क्या किया है, हम अगर डीपीएस में पढ़ेंगे ना, और जो यूएनओ का जो चार्टर है, चार्टर मतलब यूएनओ के जो रूल्स बने हुए हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है, और टीपीएस पे इंडिया के जो है ये काफी हद तक सिमिलर है। और प्लस इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है ना? इसके अलावा यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। हम जो है ह्यूमन राइट्स को भी काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, वर्ल्ड पीस में बिलीव करते हैं। तो ऐसे कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया को भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। एक बार क्या होता है, जो पावरफुल कंट्री है ना, इस डिसीजन में अपना काफी ज्यादा नेगेटिव वोट को यूज करती है। अभी देखें आज की डेट में अमेरिका से इंडिया के रिलेशन खराब हो रखे हैं ट्रम्प की वजह से। और प्लस चाइना तो जो है पाकिस्तान की वजह से क्या कर रहा है, सारे फैसले चेंज कर देता है। अगर मान लो कोई इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया ने वो क्या नाम है यूएनओ में लेकर के आया, तो चाइना क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बोला है। ये जो यूएनओ है ना, इतनी इजीली तरीके से काम नहीं कर सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व करनी पड़ती हैं, कई सारी कंट्रीज के रिलेशन को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो जरा बताओ, यहाँ तक अब समझ में आ गया? बोलो भाई। यस सर। तो संदेश का रिप्लाई आया भाई, अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं अब? बताओ भाई, बाकी लोग रिस्पॉन्स करो। ईशा, आपको समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि एग्जाम में जो ये क्वेश्चन बनता है कई बार कि इंडिया को हम यूएनओ का परमानेंट मेंबर क्यों बना है, उसके रीजन बताओ, अपने आंसर दो सुटेबल एग्जाम्पल दे करके। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपका ये चैप्टर है ना, आज मैं इस चैप्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दूंगा, वो आप क्या नाम है सॉल्व कर लेना। ठीक है? और जब क्या नाम है स्कूल रीओपन होंगे तब आप चेक चेक कराना इसका। ठीक है? इसका आंसर वगैरह मैं फिर आपको तभी दिखाऊंगा, और ईमानदारी से क्या नाम है आपको करनी है। तो आपका ये हो गया, ये हो गया। अब आज जो क्या नाम है ये आपका ये भी हो गया था, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बाकी आपको चलो बच्चे से पूछते हैं, देखते हैं लास्ट लास्ट किसने सीरियसली सुना था। तेजस जरा बताइए, माइक ऑन करके, जो आपका ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? बताओ भाई, तेजस, तेजस वर्मा, बोलो भाई। लो वीडियो में ऑन कर लेता हूँ, तुम लोग तो ऑन करोगे नहीं। बताओ भाई, बोलो। तेजस, नहीं पता तो फिर बोल दो, नहीं पता मैं बाकी से पूछ लेता हूँ। और कौन है? हर्ष, जरा बताओ भाई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ पे लोकेट करता है ये? चलो जिसको पता है वो बता दो, अभी चैट कर रहे हैं। चलो ठीक है, नीदरलैंड। चलो ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। इसका 10 मिनट बचे हैं, बड़े टाइम इसमें हो जाता है थोड़ी सी। चलो टाइम 2 बार आ गया है ना। बाकी ट्रस्टशिप काउंसिल की बात करें, ये तो कहना में सस्पेंड कर दिया गया है 1984 में। इसका बस मेन काम ये था कि अगर मान लो दुनिया में कहीं पर भी मतलब कम्युनिज्म चल रहा है, यानी बहुत सी कंट्रियां करती हैं, अब भी बहुत सी एरिया को कंट्रोल कर रही हैं, तो
उन कंट्रीज को क्या करना, एक तरह से इंडिपेंडेंस दिलाना। बट अब जो है इसको क्या नाम है 94 में ही एक तरह से तब सस्पेंड कर दिया, उसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बाकी आपका ये इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ये भी क्या करता है, एक तरह से सोशली कल्चरली जो रिलेशन है कंट्री के बीच को बिल्ड करता है। जितना हो सके इकोनॉमिकली सोशली जो रिलेशंस हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कंट्री के बीच जितने भी इशू हैं वो पीसफुली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। बाकी इसके अलावा सेक्रेटरी से कहते हैं ना, किसी कंपनी में फाइल वगैरह को काफी सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है, मीटिंग कब होगी कैसे होगी, उन सबका क्या नाम है प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड रखना। तो रिकॉर्ड रखने का काम सिक्योरिटी सेक्रेटरी का होता है ना। अभी जो है इसका जो सेक्रेटरी मैंने आपको बताया था एंटोनियो गुटरेस नाम है ना, एंटोनियो गुटरेस नाम है। ये जो है अभी जो है आपका यूएनओ का जो सेक्रेटरी है वो चल रहा है। ठीक है। यहाँ लिखा कोऑर्डिनेट यूएन प्रोग्राम एंड पीस कीपिंग, यानी जितने भी प्रोग्राम चलते हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड में रिकॉर्ड रखना, प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में या जैसे भी आप समझो प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है मीटिंग का। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी यहाँ लिखा सबमिट एनुअल रिपोर्ट ऑफ जनरल असेंबली, कि जहाँ पर मीटिंग हुई है वो मीटिंग का मेन पर्पस क्या है वो सब इसमें हम चेक करते हैं। इसके अलावा ब्रिंग थ्रेड पीस टू द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सीधी सी बात है, अगर मान लो दुनिया में कहीं वॉर चल रही है तो ऐसे में उसकी रिपोर्ट देने का काम किसका होता है, सेक्रेटरी का रहता है ना। सेकंड मतलब वही जो कंपनी के सारे पेपर वर्क होते हैं ना उसको करना होता है। तो जो आपका यूएनओ है उसका जो बजट है एक्सपेंडिचर का, इनकम का, जो पूरा क्या नाम है रिसोर्स है उनको क्या नाम है ये मेंटेन करता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला ऑर्गन के फंक्शन समझ में आ गए होंगे, है ना। और इसका आगे देखते हैं, 7 मिनट बचे हैं, थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं। फिर मैं इसके क्या नाम है आपको एमसीक्यू भी दूंगा, वो आप क्या नाम है सॉल्व कर लेना। मतलब 50 के करीब एमसीक्यू रहेंगे, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगला है ये देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसमें देखेंगे जो यूएनओ है ना, इसके रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं एग्जाम में। जब भी हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना तो ये समझ लीजिए रिफॉर्म्स हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल में ही किए जाएंगे। इस सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 मेंबर हैं इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। तो सिक्योरिटी काउंसिल है वैसे तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, वर्ल्ड में क्या नाम है पीस मेंटेन रखना। बट इसमें जो कई सारी कमियां हैं, जैसे यहाँ लिखा है एक्सपेंशन ऑफ मेंबरशिप, यानी जब से यूएनओ बना है तब से लेकर के आज तक बस इसमें 15 मेंबर है ना। मेंबर को हमने इंक्रीज नहीं किया आज तक। और जो 5 मेंबर है ना उनको लगता है कि मेंबरशिप इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। जो 5 मेंबर हैं ये अपने पूरे यूएनओ में क्या करते हैं, अपना डोमिनेंस दिखाते हैं। अगर मान लो अमेरिका ने वीटो पावर का यूज किया तो उसको देखा देखी यूएसएसआर भी क्या करेगा, अपनी पावर का यूज करेगा। तो यहाँ पर ना ग्रुपिज्म चलता है, किसी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये क्या करते हैं, ये हमेशा एक दूसरे से पूछ करके वीटो पावर का यूज करते हैं। और दूसरी तरफ का रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये एक तरफ अपनी पावर का यूज करते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ग्रुपिज्म लेके चलते हैं अपना, और एक दूसरे से पूछ करके ही पावर का यूज करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी जो मेजर डिसीजन हम नहीं ले पा रहे। तो पहला रिफॉर्म तो यही है कि यहाँ पर जो 5 मेंबर हैं और जो नए मेंबर है और नॉन मेंबर की बात करें, है ना, हमें इनको एक्सपेंड करना चाहिए। इंडिया हो गया, जापान हो गया, है ना, और बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो वर्ल्ड पीस में बिलीव करती हैं। एक बार तो वोटिंग भी की गई थी, तो हमें लगा कि शायद इंडिया के फेवर में वोट जाएगा, लेकिन हुआ क्या, इसके उल्टा यहाँ पर जापान को क्या नाम है वोट चला गया। ठीक है, कि जापान को हम क्या नाम है मेंबर बनाएंगे, इंडिया को नहीं बनाएंगे। तो उस वोटिंग को तो उस टाइम के लिए क्या कर दिया, एक तरह से डिसमिस कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब भी हम बोलते हैं कि मेंबर्स को इंक्रीज करना चाहिए। इसके अलावा वीटो पावर रिफॉर्म, लोगों के पास दो क्या नाम है स्टेटमेंट रहती हैं, या तो वीटो पावर को क्या करो, खत्म कर दो, या क्या नाम है इसको क्या नाम है कुछ लिमिटेशन लगानी चाहिए, या इसमें जो और बाकी के 10 मेंबर है ना उनमें से किसी और को भी जो है वीटो पावर दिया जाए। या ऐसा कर देना चाहिए वीटो पावर में, इस मान लो 5 मेंबर होते हैं ना, 5 मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है, तो 5 में से अगर तीन एग्री करते हैं और दो अगर एग्री नहीं भी करते हैं तब भी हमें जो है बिल को पास कर देना चाहिए। ऐसे कई सारे लोग क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, कहते हैं भाई हमें वीटो पावर में कुछ ना कुछ चीज लाना चाहिए, क्योंकि इस वीटो पावर का मिसयूज करके आज तक कई सारे जो इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं हुए हैं। तो पहला एक्सपेंशन ऑफ मेंबर, यानी कि जो 15 मेंबर हैं उनको क्या नाम है इंक्रीज किया जाए। ठीक है। इसके अलावा जो वीटो पावर है
या तो उसको क्या नाम है लिमिट कर दो, फिर उसको क्या नाम है खत्म कर दो, है ना। या फिर क्या नाम है इस वीटो पावर का यूज करने का जो मेथड है उसमें चेंज लाओ, है ना। 2/3 की से बिल पास करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी रीजनल रिप्रेजेंटेशन, इंश्योर ऑल कंट्री रिप्रेजेंटेड, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई मेंबर बनना चाहता है यूएनओ का, तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल पहले चेक करेगा कि कंट्री जो है बनने लायक है या नहीं है, क्या वो 5 मेंबर के अकॉर्डिंग काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पर जो है हमें हर कंट्री को, हर वर्ल्ड में हर कोने में मान लो जो कंट्री रह रही है उन्हें यूएनओ का मेंबर बनाना चाहिए। अभी इसमें बस खाली आपकी 193 मेंबर ही है, ठीक है। अभी इनको इंक्रीज किया नहीं गया है, तो उसमें क्या नाम है बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, बताओ। ये एग्जाम में ना अलग से सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के ही आपसे रिफॉर्म पूछ लेगा, जरूरी नहीं है कि आप सारा रिफॉर्म पूछे, ठीक है। हमें बस इतना ध्यान देना है स्पेशली भाई, सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारी कमियां हैं, हमें उसे सुधारना है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, बेटर कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट गोल, यानी कि हमें कंट्रीज के बीच क्या करना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना चाहिए। लेकिन होता क्या है आज की डेट में, अगर कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के को हेल्प करती है, तो उस हेल्प में जो कंट्री है वो अपना इंटरेस्ट चेक करती है कि अगर मान लो मैं किसी देश की हेल्प कर रहा हूँ तो फ्यूचर में वो मुझे रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। तो ये जो है क्वेश्चन का सही एग्जाम्पल नहीं है। हमें हेल्प करनी चाहिए विदाउट एनी इंटरेस्ट। जैसे इंडिया है, हमने तुर्की को क्या नाम है हेल्प की थी जब वहां पर डिजास्टर आया था। भले ही तुर्की और इंडिया के रिलेशन बहुत बेकार है, लेकिन फिर भी हमने एज ए ह्यूमन, है ना, ह्यूमैनिटी के नाम पर हमने क्या किया, उसकी हेल्प करी। तो कोऑर्डिनेशन इसी तरीके का होना चाहिए। इसका मेन पर्पस क्या हो, डेवलपमेंट। बट आज की डेट में जो डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं लोग अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए हमें बेटर कोऑर्डिनेशन जो है करना चाहिए। इसके अलावा इनकॉर्पोरेट डेवलपिंग कंट्रीज प्रायोरिटी, यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। यहाँ पर उल्टा क्या होता है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उनको बेनिफिट हो रहा है, और जो डेवलपिंग कंट्री उनका नाम कम बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या नाम है, एक रिफॉर्म है जो इसमें होना चाहिए बेसिकली। इसके अलावा एक आपका है, 2 मिनट बचे हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको। अम्म, इसमें सबसे ये तो आपका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल का हो गया। इतने सारे तो नहीं है, मेन में बता देता हूँ मैं। ये सबका ये हो गया सिक्योरिटी काउंसिल, ये तो है ही है। इसके अलावा ये देखो, ये जनरल असेंबली का हम बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल जी अथॉरिटी, यानी कि जो जनरल असेंबली है ना, इसकी पावर को हमें इंक्रीज करना चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया कि जनरल असेंबली जो भी फैसले लेती है उसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काउंसिल का डायरेक्ट रोल होता है। तो हमें इसको ज्यादा पावर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जितने बिल बनते हैं, बजट बनता है, और जो भी मान लो मीटिंग होती है उसका कंक्लूजन जनरल असेंबली ही निकालती है। तो ऐसे में इसको हमें ज्यादा पावर देनी चाहिए। इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल पर जो डिपेंडेंसी है उसे खत्म करना चाहिए, ये मेन है। बाकी डिसीजन मोर बिल्ड बाइंडिंग, यानी कि डिसीजन ऐसे लिए जाए जिससे कंट्रीज के बीच क्या हो, रिलेशन और स्ट्रांग हो जाए। बट यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पावरफुल कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बना रहता है, ठीक है। इसलिए जो इसके डिसीजन है और ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग, यानी कि सीधी सी बात है, ऐसे फैसले लिए जाए जो क्या नाम है जल्दी उनको एक तरह से क्या किया जाए, चेंज लाया जाए। अगर मान लो मैंने कोई बिल बनाया तो उसको तुरंत क्या नाम है फॉर्म करके उसको अप्लाई किया जाए। हमें अमेरिका से या किसी पागल कंट्री से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा ये दोनों हो गए, तो ये मेन आपकी होती है रिफॉर्म्स के मामले में। इसके अलावा हाँ, इसको हम ले लेते हैं। हम्म, इसको लेते हैं ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट रिफॉर्म। अच्छा ये बताओ, ये UNHR से क्या होता है, कोई बताएगा। UNHRC, बताओ भाई। खुशबू जरा बताओ, खुशबू एंड लक्ष्मी, ये UNHRC क्या होता है। इसका मतलब तो पता ही क्या होगा, यूनाइटेड नेशन। ये HR से क्या होता है, कोई बताएगा। बोलो भाई।